यस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज हम करने जा रहे हैं समास। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। अभी आप अगर रिसेंटली जो पीछे के आप एग्जाम उठाकर देखेंगे, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं ओल्ड, उसको अगर उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो कॉमन हिंदी का एग्जाम आता है, हर एक क्वेश्चन के पेपर के अंदर समास से क्वेश्चन आता ही आता है। और वो भी जैसे ही हमारे समास हो जाते हैं, आपके लिए कॉन्सेप्ट जब मैं क्लियर कर दूंगी तो उसके बाद मैं आपको जो 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उनमें से सिर्फ समास के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी कि पीछे के जो साल हैं उनमें समास के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही साथ आज हम जो है, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आपको अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जहां पर तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु समास की डेफिनेशन दे दी जाती है। अब जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो इन डेफिनेशन से अच्छे से परिचित हों, लेकिन जो कॉमन हिंदी करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में उनको ये चीजें समझ नहीं आती और ना ही उनको इन चीजों की नॉलेज होती है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समास। समास कहते किसे हैं? देखिए, संधि और समास में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। संधि क्या है, समास क्या है? संधि जो है वो वर्णों के मेल से बनती है, जबकि समास क्या है, शब्दों के मेल से बनता है। संधि वर्णों के मेल से बनती है और समास शब्दों के मेल से बनता है। और ये शब्द का एक संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना विस्तार होता है और उसी चीज को बहुत शॉर्ट में कह देना संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है। इसके बाद हम कर रहे हैं अव्ययी भाव समास। पहला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। देखिए, आपको याद रखना है अव्ययी, अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको याद रखना अव्ययी, यानी कि अव्यय से मिलकर बनता है अव्ययी भाव समास। अब आपको ये पता होना चाहिए अव्यय होते क्या हैं। अव्यय वो कुछ शब्द होते हैं जिनके ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग आदि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उनके कारण वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हम कहते हैं कि राम बाजार जाता है, यहाँ पर राम जो हमारी संज्ञा है वो क्या है, पुल्लिंग है, और जो जाता है वो क्रिया है, वो क्या है, स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है, क्योंकि हमारा जो करता है वो भी पुल्लिंग है, क्रिया भी क्या हुई, पुल्लिंग हुई। लेकिन उसी की जगह अगर हम कहते हैं कि सीता बाजार जाती है, तो अब जो सीता है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी चेंज हो गई। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सारी चीजें होती है वो विकारी होती है, यानी एक चीज चेंज होते ही, वचन चेंज होते ही सारी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, वो भी चेंज हो जाती है, क्रिया स्पेशली क्रिया चेंज हो जाती है। लेकिन अव्यय जो होते हैं वो उन पर कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं कह दूं शक्ति के अनुसार, ठीक है, अगर हम एक पुल्लिंग संज्ञा ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि राम शक्ति के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है, तो और फिर मैं कह दूं कि सीता शक्ति के अनुसार ही कार्य करती है। अब यहाँ पर सीता के अकॉर्डिंग क्रिया तो चेंज हुई, लेकिन शक्ति के अनुसार जो शब्द है वो हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो अविकारी शब्द है। ठीक है, ऐसे ही है कि राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, हमारा अविकारी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, इनके साथ जो लगेंगे, जो जिन शब्दों से मिलकर अव्यय बनता है, अव्ययी भाव समास बनता है, वो भी हमारे अविकारी शब्द हैं। अब देखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य हो, पहला पद, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, और अव्यय भी हो, प्रधान भी हो, यानी जो वाक्य है, जो शब्द है वो उसी के अनुसार होना चाहिए, और अव्यय भी हो, यानी कि वो अव्यय से मिलकर बना हुआ होना चाहिए, या शब्दों की पुनरुक्ति हो, पुनरुक्ति होना एक ही शब्द को दो बार दोहराना, ठीक है, तो उसे उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि देखिए अव्यय, ये आप डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। अब देखिए अव्यय किससे बनते हैं, आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास अव्यय से मिलकर बनते हैं, लेकिन अव्यय शायद आप नहीं जानते कि अव्यय होते क्या हैं, किस टाइप के शब्द होते हैं।
तो आपको याद रखना है कि उपसर्ग से अव्ययी भाव समास बनता है। इतना तो याद रह सकता है। जैसे कि हम बे क्या है, हमारा उपसर्ग है जिससे हम बनाते हैं बेपरवाह, बेचैन, ठीक है, यानी कि बिना चैन के, बिना परवाह के। इसी तरह से प्रति, जिसमें हम कहते हैं प्रतिदिन, इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। और प्रतिपल, प्रत्येक पल। और प्रत्येक, प्रत्येक में भी क्या होता है, प्रति प्लस एक होता है। तो ये भी क्या हुआ, हमारा उपसर्ग से मिलकर बना है। जैसे यथा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। और यथा संभव, जैसा संभव हो। यथा, बहुत सारे शब्द हैं जो यथा से मिलकर बनते हैं। इसके बाद है जैसे अनुपसर्ग है, अन से बनाया हमने अनपढ़, यानी कि बिना पढ़ा लिखा, ठीक है, या पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। जैसे अनुकूल, अनुसार, भी उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे बन गया अनाथ, बिना नाथ। अब बिना नाथ, बिना जो शब्द है वो क्या होता है हमारा, वो कभी भी चेंज नहीं होता। वो स्त्रीलिंग के लिए भी बिना ही रहेगा और पुल्लिंग के लिए भी बिना ही रहेगा, एक वचन के लिए भी वो बिना ही रहेगा और बहुवचन के लिए भी वो बिना ही रहेगा। इसलिए इनको अव्यय माना गया है। नी धड़क, बिना धड़कन, या जिसके धड़कन ना हो, ठीक है, बिना धड़कन, ठीक है। इसी तरह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं, इसी तरीके से देखिए पुनरुक्ति होती है, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। पुनरुक्ति क्या होती है, मैंने जैसे बताया कि पुनरुक्ति क्या होती है, एक बात को दोहराना, एक शब्द को दोहराना। जैसे बार बार, हर बार, गली गली, हर गली, या प्रत्येक गली, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, या प्रत्येक दिन, रातों रात, रात के बाद रात, या प्रत्येक रात। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये वाले शब्द याद रखने हैं, ये लॉजिक है इसका, यही शब्द आपको याद रखने हैं कि जिन शब्दों के आगे अगर आपको ये उपसर्ग लगे हुए मिलते हैं, उपसर्ग तो पता ही है कि जब आप उपसर्ग अलग करोगे तो आपके पास जो मूल शब्द बचता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो जैसे ये अलग करोगे आपको पता लग जाएगा, और ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपको याद रह जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये वाला योजक चिन्ह देखकर क्या कर देते हैं, इनको द्वंद्व समास में डाल देते हैं। अभी मैं द्वंद्व समास की बात करूंगी कि उसमें क्या होता है। तो द्वंद्व समास में डाल देते हैं, वो हमें याद रखना है। द्वंद्व समास एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होते हैं, या एक दूसरे के समान, समाहार द्वंद्व भी बोला जाता है, तो एक दूसरे के समान शब्द होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, लेकिन ये एक ही शब्द है, किसी का अपोजिट नहीं है, किसी के समान नहीं है, ठीक है, कोई तुलना नहीं है, एक ही शब्द को दोहराया गया है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, यानी कि दो चीजों के बीच में टकराव पैदा होना। तो हमें याद रखना है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। भी जब दोनों ही घर में दो इंसान है और दोनों ही प्रधान बनने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मुख्य मानेंगे, तो वहां क्या होगा, वहां द्वंद्व ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको याद रखना है कि जब दो लोग हो घर में और दोनों ही प्रधान हो बनने की कोशिश करे तो क्या होगा, द्वंद्व होगा, यानी कि युद्ध होगा। इसलिए उसको क्या कहा गया है, द्वंद्व समास कहा गया है। अब द्वंद्व समास में वैसे तो बहुत इजी है, विलोम शब्द आ जाते हैं, जैसे कि सुख दुख, सुख और दुख, या वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे कि चाय पानी, चाय या पानी। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसमें आपको हाइफन नहीं, आपको योजक नहीं मिलेगा, जैसे कि जलवायु। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ दो चीजों की बात की गई है, जलवायु, जल और वायु की। इसके अलावा समान चीजें भी आ जाती है, जिनको हम समान समझते हैं, जैसे कि माता पिता, जो अपोजिट में भी आ जाता है और समान भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ शब्द इसमें ऐसे भी आते हैं, जैसे एक देखिए 25, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है।
इजी वाले समास तो आप पहचान लोगे। अगर ऐसे समास आते हैं 25 देखते ही आप क्या करोगे, आप द्विगु समास कर दोगे कि संख्या की बात की गई है। लेकिन नहीं, यहाँ पर 25 के आगे लिखा नहीं है कि किस चीज का समूह है, 25 लोगों का समूह है या किस चीज का समूह है। तो यहाँ पर 25 क्या है भाई, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 20 और 5, 20 और 5 मिलकर क्या बने हैं 25। इसी तरह से कुछ शब्द और हैं, जैसे कि धर्मो धर्म, जैसे कि धर्मा धर्म। अब ये साथ में जुड़े हुए शब्द है, यहाँ हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, योजक दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब हम क्या समझे कि द्वंद्व समास नहीं है, नहीं, यहाँ पर द्वंद्व समास ही है, धर्मो धर्म। यानी कि इसका अगर विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह बनता है धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। इसके बाद एक और देखिए, कर्तव्य 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 कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य और अकर्तव्य। इसके बाद एक और देख लीजिए, धर्मोधर्म हम कर चुके हैं। कर्तव्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य। एक है सत्य सत्य, इकट्ठा है, कोई योजक नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने YouTube वीडियोस पे देखा है कि लोग लॉजिक देते हैं कि आपको जहां भी ना योजक मिले, ये वाला योजक मिले, समझ लो कि द्वंद्व समास है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना इजी एचटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना इजी तो नहीं डालता कि आप उसको एक हाइफन से ही उसको समझ जाओ। ठीक है, तो यहाँ है सत्य सत्य, सत्य सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। इस तरीके से ये है हमारा द्वंद्व समास, जिसके अंदर काउंटिंग आ जाती है 4 और 5, 4 5। हम कहते हैं ना 3 5 मत करो, तो 3 5, 3 और 5 25। अभी मैंने बताया 20 और 5। इसी तरीके से 200 यानी कि 2 और 100। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि द्वंद्व समास कुछ हटकर भी होता है। वो आगे आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड जो हमारा थर्ड जो समास है वो है कर्मधारय समास। यहाँ पर मैंने 3 समास इकट्ठे लिए हैं, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, ताकि आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी यहीं पर मैं आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि कोई एक शब्द है जो हमारा कर्मधारय समास में भी आ जाता है, बहुब्रीहि समास में भी आ जाता है, द्विगु समास में भी आ जाता है। तो हमें उसको पहचानना है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि जो ये शब्द है वो कौन से समास का है। अब देखिए कर्मधारय समास क्या है, जिस पद के बीच में विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। विशेषण कौन सा, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। यानी कि जब हम समास लेते हैं तो हर समास, हर शब्द के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद होता है। जैसे कि मैं यहां ले लूं काली मिर्च। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये हमारा क्या है भाई, पूर्व पद। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा पूर्व पद है, कौन सा उत्तर पद है। सेकंड हमारा क्या हो गया, उत्तर पद। अब यहाँ पर हमने कहा कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। तो देखिए यहाँ कोई प्रधान नहीं है, यहाँ पर एक शब्द विशेषता बता रहा है, किसी दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, चीज की, वस्तु की विशेषता बता रहा है। जैसे हमने लिखा काली मिर्च। अब काली क्या है, यानी कि रंग की बात की जा रही है, जो क्या हमारा विशेषण है। अब विशेष्य क्या है, मिर्च। मिर्च की क्या विशेषता है, काली। अब इसका विग्रह क्या होगा, काली मिर्च। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। इसी तरह से हम कह सकते हैं नील गगन, नीला है जो गगन, नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। ठीक है, श्वेतांबर, जो श्वेत है जिसके वस्त्र। तो हम ये बाद में बात करते हैं जो डिफरेंसेस होंगे,
पहले हम इसी पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब है उपमान और उपमेय, यानी विशेषण और विशेष्य तो समझ आ गया होगा आपको, ये हमारा विशेषण है, क्योंकि देखिए गुण, दोष, दशा आदि, अवस्था आदि बताना क्या है, विशेषण का काम होता है। ठीक है, और जिसकी बताता है वो हमारा क्या होता है, विशेष्य होता है। अब एक चीज और है, उपमान और उपमेय। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से समास में उपमान और उपमेय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उपमान किसे कहते हैं, जिसको हम उपमा देते हैं। ठीक है, जिसकी उपमा देते हैं, उपमान किसको कहते हैं, जिसकी हम उपमा देते हैं। ठीक है, और उपमेय क्या होता है, जिसको हम उपमा देते हैं। जैसे कि क्लास में टीचर अगर किसी बच्चे को कह दे गधा है ना, आप तो गधे हो, तो अब जो बच्चा है वो क्या है, उपमेय है। क्यों, क्योंकि तो उसको तो उपमा दी गई है, किसकी, गधे की उपमा दी गई है। तो इस तरीके से देखिए, जिसको उपमा दी जाएगी वो उपमेय होगा, और जिसकी उपमा दी जाएगी, जिससे उसको कंपेयर किया जाएगा, वो हमारा उपमान होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हम लिखते हैं चंद्रमुख। यहां पर आपको विग्रह में याद रखना है, दो चीजें आ जाती हैं, चंद्र रूपी मुख और रूपक अलंकार। हम इसी में मानते हैं कि वो कर्मधारय में आता है रूपक अलंकार। चंद्र रूपी मुख या चंद्रमा के समान मुख। अब जो चंद्रमा है वो हमारा उपमान है, और इस उपमान की उपमा किसको दी गई है, मुख। मुख हमारा क्या है, उपमेय है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर क्या है भाई, पूर्व पद क्या है हमारा, विशेषण है, पीला कलर की बात कर रहे हैं, और उत्तर पद क्या है हमारा, अंबर यानी कपड़ा, वस्तु की विशेषता बता रहा है। उसी तरह से क्या है, चंद्रमुख, चरण कमल। ठीक है, कमल के समान चरण। ठीक है, चरण कमल और हम कहते हैं कर कमल, यानी कमल के समान कर, यानी कि हाथ। ठीक है, इस तरीके से उपमेय और उपमान का संबंध हमें किसमें पता चलता है, कर्मधारय समास में पता चलता है। इसी तरह से बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में कहा गया जिस समास में अन्य पद प्रधान हो। अन्य पद यानी जो आपके सामने लिखा हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो इशारा कर रहा है, वो किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। ये सब आपके सामने है, इसमें अन्य की तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा होता है बहुब्रीहि समास, जिसमें दूसरे की तरफ इशारा किया जाए और वो अन्य ही प्रधान हो, जो सामने लिखा हो वो ना हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं दशानंद, दस है आनंद जिसके। ठीक है, दशानन, जैसे कि हम कहते हैं दशानन, यानी कि दशानन कौन थे, रावण। तो दस है आनंद जिनके, आनंद का मतलब होता है मुख, 10 है मुख जिनके। तो अगर आपसे ये कहा जाए दशानन, आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, और तो किसी के 10 सर है नहीं। तो ठीक है, आपने दशानंद पढ़ते ही आपका ध्यान कहाँ चला गया, किसी अन्य की तरफ, यानी रावण की तरफ। अब आपको पता है, आपसे पूछा जाए कौन है दशानन, तो आप बताओगे 10 सर हैं जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, इसी तरह से है श्वेतांबर, श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद, सफेद अंबर, अंबर होता है कपड़ा। अब ये देखिए, अब यहां यही चीज, यही शब्द बहुब्रीहि में भी आ जाएगा, और यही शब्द किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। अगर हम उसका विग्रह कर्मधारय समास के अकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पर बनता है श्वेत है जो अंबर, यानी सफेद है जो कपड़ा, सफेद है जो कपड़ा, यानी ये क्या बन गया, कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य बन गया। लेकिन अगर हम इसको बहुब्रीहि समास में देखते हैं तो इसका अर्थ निकलता है श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर। और श्वेत अंबर किसके हैं भाई, माता सरस्वती, यानी माता सरस्वती के लिए श्वेतांबर जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है। तो अगर तीसरे का हमें अनुमान लग रहा है तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, अगर हमें विशेषण और विशेष्य का अनुमान लग रहा है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है
कि अगर मान लीजिए श्वेतांबर आता है या पीतांबर आता है तो हम किस समास को टिक करें। पहली बात तो अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको इन दोनों में से एक ही समास मिलेगा, या तो कर्मधारय मिलेगा या बहुव्रीहि मिलेगा। लेकिन अगर दोनों ही मिल जाते हैं तो इन केस दोनों मिल जाते हैं तो आपको पहले बहुव्रीहि को ही चूज करना होगा, उसके बाद कर्मधारय को। इसके अलावा एक और भी कारण होता है जिसको एक ऐसा कंफ्यूजिंग प्रश्न था, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ था, तो वो मैं आपको लेकर चलती हूँ कि उसमें ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज इतने हो गए कि पता ही नहीं चला कि कौन सा समास है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये है कि उसने राम नाम का पीतांबर ओढ़ रखा है, इस तरह का प्रश्न था। और इसमें पूछा गया था कि बताइए इसमें कौन सा समास है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, इसको देखते ही क्या कर दिया, पीतांबर देखते ही बताया जाता है कि या तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में से एक मिलेगा, अगर दोनों मिलते हैं तो बहुव्रीहि समास आप इसमें चूज करोगे। स्टूडेंट्स ने पीतांबर देखा, पीतांबर देखते ही क्या चूज कर लिया, बहुव्रीहि समास इस्तेमाल चूज कर लिया, लेकिन बहुव्रीहि समास गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, देखिए यहाँ साफ बताया गया कि उसने राम नाम का पीतांबर यानी कि पीला कपड़ा ओढ़ रखा है। यहाँ पर ये एक सेंटेंस में दिया गया था, इस सेंटेंस में आप तीसरा अर्थ लगा ही नहीं सकते, जैसे कि पीले हैं जिसके कपड़े यानी कि कृष्ण। अब यहाँ पर कृष्ण का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसने राम नाम का कृष्ण ओढ़ रखा था, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर्मधारय समास बन सकता है पीला अंबर यानी कि पीला कपड़ा, पीला विशेषण और अंबर यानी विशेष है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब ये देखिए, अब हमें ये लगता है कि हमें कर्मधारय समास भी आता है, हमें बहुव्रीहि समास भी आता है, हमने ये भी समझ लिया कि अगर दोनों एक ऑप्शन दोनों में होता है तो हम पहले बहुव्रीहि को टिक करेंगे, बाद में कर्मधारय को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ ये लॉजिक काम ही नहीं किया, ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया स्टूडेंट्स को कि पूछा किस तरीके से गया है। तो इसी तरह के कंफ्यूजिंग प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास, अच्छा एक चीज और आती है कि बहुव्रीहि समास अगर है आपको पीतांबर दे दिया गया या श्वेतांबर दे दिया गया और ये कहा गया कि इसका विग्रह कौन सा सही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिया हुआ होता है श्वेत है अंबर जिसके और ब्रैकेट में दिया हुआ है सरस्वती, तो आप बहुव्रीहि को टिक करेंगे। अगर आप उसमें दिया हुआ है कि सफेद है सफेद कपड़ा, श्वेतांबर सफेद कपड़ा, तो आप कर्मधारय को टिक करेंगे। वो विग्रह के अनुसार होता है कि आप कौन से समास का विग्रह किस तरह से कर रहे हैं, वो विग्रह के अकॉर्डिंग ही उस समास को चूज किया जाता है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट है फिफ्थ जो समास है उस पर चलते हैं। ये है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बताया गया कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची है और समस्त पद का भाव समूह में आता है उसको क्या कहा जाता है, द्विगु समास। संख्यावाची यानी पहला पद संख्या होना चाहिए, ये तो खुद इनके नाम से ही पता चलता है कि ये संख्यावाची है। कैसे, ये भी उसमें समास में पूछ लिया जाता है, जैसे कि द्विगु समास। द्विगु समास नहीं लिखेंगे, द्विगु आपको दे दिया जाता है कि समास ढूंढिए द्विगु समास कौन सा है, तो आप द्विगु देकर कहोगे कि ये तो मूर्ख बना रहा है, ये तो नाम है। नहीं है, ये नाम नहीं है, इसका मतलब होता है दो गायों का समूह, दो गायों का समूह। तो संख्या आपको इसमें अपने आप संख्या मिल रही है, द्वि मतलब दो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दो गायों का समूह जिसमें पहला पद क्या हुआ, संख्यावाची हुआ। द्वि का मतलब दो। चवन्नी चार आनों का समूह। चौराहा चार राहों का समूह। पंजाब पंच आबों का समूह। ठीक है, इस तरीके से जितने भी शब्द आते, चार पायों का समूह, तो वो सब किस में शामिल होते हैं, द्विगु समास में शामिल होते हैं। लेकिन हमको याद रखना है कुछ समास है त्रिलोचन। अब अगर इसका विग्रह हम ऐसे लेते हैं, तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव, भगवान शिव को कहा जाता है त्रिलोचन।
लेकिन अगर ये द्विगु में भी पूछा जा सकता है, अगर हम इसको लेते हैं तीन लोचन का समूह, लोचन क्या होती है? आंख, तीन आंखों का समूह, तो वो क्या हो जाता है? द्विगु समास। इन दोनों में भी यही डिफरेंस है। लेकिन अगर इसको एक सेंटेंस बनाकर दे दिया जाए कि वह त्रिलोचन का पुजारी है, तीन आंखें हैं जिसके अर्थात शिव का पुजारी है, तो हम क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर हम कहें कि उसके पास त्रिलोचन है, यानी तीन आंखों का समूह है, ठीक है, तो क्यों कौन सा हो गया? द्विगु समास। इन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। संख्यावाची बहुत इजी है पहचाना, शताब्दी, ठीक है, बहुत सारे कुछ विशेष शब्द होते हैं इसमें, तो ये इजी ही है, बहुत इजी होता है। याद रखना बस पहला पद संख्यावाची और समस्त पद का क्या होगा भाई? एक समूह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे अभी तक हमने 5 समास कर लिए हैं, जो कि है तत्पुरुष समास। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो तत्पुरुष समास से ही पूछा जाता है, या फिर कर्मधारय समास से। तो तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद मैंने बताया था, समास में 2 पद होते हैं, जैसे कि पूर्व पद और उत्तर पद। यानी कि इस तत्पुरुष समास के अंदर जो वाक्य, जो शब्द हैं, उनका जो अर्थ होगा वो दूसरे उत्तर पद के अनुसार होगा, वो मुख्य होगा उत्तर पद इसमें, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा की बात। अब बात करते हैं कि तत्पुरुष समास केवल तत्पुरुष समास में एक नहीं होता जैसे बाकी समास में हमने पढ़ा है। इसके अंदर हम देख रहे हैं, आपके सामने है सारे समास। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 6 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारे तत्पुरुष समास है वो 6 तत्पुरुष समास होते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इन्हीं समास से पूछा जाता है। मतलब सिर्फ तत्पुरुष समास से काम नहीं चलेगा, हमें ये समास आने चाहिए। आपने कारक तो पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कारक भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन कारक करवाने से पहले एक हल्का फुल्का कारक पर नजर मान लेते हैं। जो प्रसर्ग होते हैं उनको कारक कहते हैं। प्रसर्ग कौन से? जैसे कि वाक्य या शब्दों, जो शब्द होते हैं शब्दों को जोड़ने के लिए वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री। रा, रे, री में मतलब तुम्हारा, तुम्हारी। तो इस तरह से रा, रे, री, उसका यानी का शब्द यूज हुआ, उसकी यानी की शब्द यूज हुआ, पर, में, तो वो सब शब्द हो गए। और जैसे कि के लिए, से, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक हमारे 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर समास के जो तत्पुरुष समास है वहां पर हमारे सिर्फ जो 6 कारक हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि देखिए, कर्ता ने, यानी कर्ता कारक हमारा तत्पुरुष समास में नहीं है। कर्म कारक हमारा तत्पुरुष समास में है। कर्ता ने कर्म को, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, धन प्राप्त, धन को प्राप्त, ठीक है। ग्रामगत, ग्राम को गत, यानी गांव को गया हुआ, ठीक है। जातिगत, जाति को गत। तो इस तरीके से को शब्द का जहां इस्तेमाल होगा विग्रह करने पर, वो हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से करण कारक तत्पुरुष, ये बहुत पूछा जाता है, करण कारक तत्पुरुष और अपादान, क्योंकि दोनों का जो चिन्ह है वो क्या है भाई? से है। दोनों के बीच में क्या लग रहा है? से लग रहा है, इसलिए दोनों के लिए बहुत पूछा जाता है, अपादान भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? ये से जो इस्तेमाल होता है ये एक साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। या आप नहीं कि आप किसी चीज से कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं चौक से बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो ये से का इस्तेमाल हुआ। ये करण तत्पुरुष समास है, ना कि अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ मन एक साधन है और उसने एक काम किया, कौन सा काम? चाहने का। तो ये से क्या है? करण कारक है। अब अपादान तत्पुरुष समास में जो से या के द्वारा इस्तेमाल होता है, उसमें से जो इस्तेमाल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? ये से हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है? एक तो डर को शो करने के लिए, डर को शो करने के लिए से का इस्तेमाल करते हैं। मैं छिपकली से बहुत डरता हूं। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कोई साधन नहीं है, से का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बात क्या की गई है? डरने की गई है। एक से का इस्तेमाल होता है तुलना के लिए, दो जनों के बीच की अगर तुलना करते हैं, राम श्याम से सुंदर है, ठीक है। तो ये जो से है वो क्या हुई है? यहाँ भी कोई माध्यम नहीं है काम करने का, ये से भी क्या हुई है?
क्या होता है, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद एक से होता है अलग होने के लिए, जहां अलग होने का भाव प्रकट हो इस से, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो जो पत्ता था वो गिर गया और पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, वह घर से निकल चुका। ठीक है, यानी कि वह घर से क्या हो गया, अभी अलग हो गया है, निकल चुका है। अब एक से आता है यहां पर शर्माने के लिए। ठीक है, एक से किसके लिए आता है, शर्माने के लिए। दुल्हन सब से बहुत शर्मा रही थी। ठीक है, जो से आया है वो क्या आया है, यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास में शामिल है। तो इस तरीके से आपको दोनों का समझ में आ गया होगा। जैसे भय भीत, भय से भीत, यानी भय से डरा हुआ। यहाँ बात किसकी की गई है, डर की बात की गई है। सॉरी, बर लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ बात किसकी की गई है, डर, डर की बात की गई है। करण तत्पुरुष समास, मन से चाहा, यहाँ पर क्या, कौन सा परसर्ग आता है, से परसर्ग आता है। जैसे कि मन से चाहा। अब एक और समास हमारा वो है अपादान तत्पुरुष समास, जहां पर से का इस्तेमाल होता है, यहाँ भी से का इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ जो से का इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, डर को शो करने के लिए, अपने डर को। मैं छिपकली से बहुत डरती हूँ, तो यहाँ पर जो से इस्तेमाल हुआ है वो एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे करण तत्पुरुष समास होता है, वहां पर जो से इस्तेमाल होता है साधन के लिए। जैसे मैं चौक से लिखती हूँ, मैं चौक से लिखती हूँ, तो यहाँ पर लिखने का जो साधन है वो चौक है। मैं साइकिल से जाती हूँ, तो जाने का साधन क्या है, साइकिल है। मैं चाकू से सब्जी काटती हूँ, अब यहाँ जो चाकू है वो क्या है, साधन है सब्जी काटने का। लेकिन यहाँ पर ये साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा, डर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि भय भीत, भय से भीत, यानी कि भय से डरा हुआ। दूसरा से होता है तुलना, जैसे राम श्याम से सुंदर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी तुलना के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा है अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता गिर गया, अलग हो गया, तो वो हमारा क्या हुआ, अपादान तत्पुरुष समास। और हम कह दे कि राम घर से निकल चुका है, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, साफ पता लग रहा है कि कोई साधन नहीं है। ऐसे नहीं कहा हमने राम घर से साइकिल से निकल चुका है, हमने कहा राम घर से निकल चुका है, यानी वो घर से क्या हो गया है, अलग हो गया है। तीसरा और चौथा है हमारा शर्माना। शर्माने के लिए भी अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दुल्हन सब से शर्माती है, ठीक है, इसमें भी से का इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कारक में भी ध्यान रखना है और हमें समास में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष, अब ये है हमारा के लिए, यहाँ पर जो परसर्ग लगता है वो हमारा लगता है के लिए, यानी आप कोई काम कर रहे हो किसी के लिए, वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। पत्र पेटी, पत्र के लिए पेटी। देशभक्ति, देश की भक्ति भी होता है और देश के लिए भक्ति, तो अगर वो की भक्ति है तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है, और अगर वो के लिए है तो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। काफी बार विग्रह पे डिपेंड करता है, जैसे कि दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, अगर हम ये कह रहे हैं तो तत्पुरुष समास है। कौन सा, हमारा अधिकरण। अधिकरण में आता है में और पर, अधिकरण में क्या आता है, में और पर। दही में डूबा बड़ा, लेकिन अगर हम कहते दही में डूबा जो बड़ा, तो वो हो जाता है कर्मधारय समास, उपमेय और उपमान के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, जब किसी दोनों के दो शब्दों, दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के बीच में एक रिलेशन दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे देश प्रेमी, देश का प्रेमी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि जहां पर का शब्द या की शब्द, का के की, तीनों शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जहां पर का के की, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, जहां पर का के और की, तीनों प्रसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या है हमारा संबंध तत्पुरुष। आगे है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में और पर का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप बीती, आप पर बीती।
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये सारे समास मैंने आपको करवा दिए हैं, इनके डिफरेंसेस भी बता दिए हैं कि किस समास को हमें किस तरीके से देखना है। मैंने आपको ये भी बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समास किस तरीके से पूछे जाते हैं। इतने सिंपल वे में नहीं पूछे जाते जितने हमारी बुक्स में होते हैं, ठीक है। उसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो हमें भी वैसे ही प्रिपेयर होना है जैसे हमारे एग्जाम का पैटर्न है, तो हमें भी उसी के तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को। और मैंने आपको उसी के तरीके से समास करवाए हैं कि आपको किसी भी तरीके से समास पूछ लिए जाए, आपको यूं चुटकी में समास मतलब ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये वही समास है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर, ठीक है। अगर वाक्य में पूछा जा रहा है समास और कोई ऐसा शब्द जिसका आपको अर्थ पता नहीं लग रहा है, तो वो मैं सारे आपको करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट कल की वीडियो में मैं आपको जो हमारे 10 इयर्स के क्वेश्चन पुराने ओल्ड पेपर हैं उनमें से समास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू करवा दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में जो समास है वो पूछा किस तरीके से जाता है। एक बार सिर्फ आप मेरी जो वीडियोस हैं उनके उनके अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो चीजों को समझ लीजिए। बहुत शॉर्ट में करवा रही हूँ, लेकिन कुछ भी स्किप करके नहीं करवा रही हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रही हूँ, पूरा कंटेंट आपको दे रही हूँ। जितना भी कंटेंट इसके अंदर शामिल होता है कुछ भी स्किप नहीं कर रही, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा। एक बार आप मैं जैसी हिंदी व्याकरण करवा रही हूँ वैसे अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कहीं भी ग्रामर में हिंदी व्याकरण में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक इजी वे में एक हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल की हमारी वीडियो में। गुड इवनिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।